प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है राजकोषीय नीति के स्तर या साधन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि राजकोषीय नीति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम राजकोषीय नीति के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। राजकोषीय नीति के विभिन्न साधन या अस्त्र होते हैं जो निम्न प्रकार है, जिसमें आपके पहला है आपके इसमें कराधान में परिवर्तन। यानी हमने एक देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियाँ बनाती है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाती है और सरकार राजकोषीय नीति बनाती है। उसी का हम अध्ययन कर रहे थे राजकोषीय नीति के बारे में कि राजकोषीय नीति के स्तर कौन कौन से हैं, इसके साधन कौन कौन से हैं, जिसकी सहायता से देश की अर्थव्यवस्था को एक गति दी जाती है। इसमें सर्वप्रथम है कराधान में परिवर्तन। यानी टैक्स में जो परिवर्तन होता है, टैक्स हमने दो तरह के टैक्स पढ़े थे, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। इन दोनों प्रकार के कर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है एक सरकार का आय अर्जन करने का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनको साधन जुटाने होते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता होती है। इस वजह से वो करों में परिवर्तन करते रहती है। यदि सरकार को आय की ज़्यादा ज़रूरत है तो टैक्स की दर बढ़ाई जाएगी, और यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता कम है तो सरकार कर की दर को कम कर देगी। तो विकासशील देशों में जो कर में जो परिवर्तन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को विकास प्रदान करना या विकास की गति देना। दूसरी तरफ यदि हम विकसित देशों और औद्योगिक देशों की बात करें तो उनमें करों में परिवर्तन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि तेजी और मंदी को दूर करना, यानी अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आता है उसको नियंत्रित करना ही विकसित और औद्योगिक देशों का उद्देश्य होता है। विकासशील देश करों में परिवर्तन का जो मुख्य उनका और जो उद्देश्य होता है उसमें है कि रोजगार में संवर्धन, यानी रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक असमानता को दूर करना, विदेशी व्यापार और भुगतान के घाटों को कम करना। तो टैक्स के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसका निवेश बढ़ाकर रोजगार में वृद्धि की जाती है, आर्थिक असमानता दूर की जाती है, अर्थात अमीर वर्ग पर कर लगाया जाता है, और वो जो कर से जो राशि प्राप्त होती है वो गरीब वर्ग पर खर्च की जाती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार भुगतान के घाटे को दूर करने के लिए भी टैक्स की सहायता ली जाती है, अर्थात आयात पर टैक्स बढ़ाया जाता है जिससे कि आयात हतोत्साहित हो, और दूसरी तरफ निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात में टैक्स की दर कम की जाती है। नेक्स्ट है खर्च के प्रारूप में परिवर्तन। राजकोषीय नीति के तहत एक देश की सरकार अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी आर्थिक समस्याओं का हल करने के लिए अपने जो खर्च के प्रारूप है उसमें परिवर्तन करती है। अर्थात विकासशील देश की जो व्यूह रचना होती है वो होती है कि वो अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रित करके योजनाबद्ध विकास की ओर आगे बढ़े। तो विकासशील देश की कोशिश क्या रहती है कि अनुत्पादक व्यय पर रोक लगाई जाए और विकासात्मक या योजनाबद्ध जो योजनाएं हैं उन पर पैसा खर्च किया जाए। नेक्स्ट है आपके सार्वजनिक उधार, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों शामिल है, का उपयोग करके विकासशील देश अपनी बचत निवेश के अभाव की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यानी जो विकासशील देश होते हैं, जो अल्पविकसित देश होते हैं, उसमें बचत का अभाव होता है, निवेश का अभाव होता है, और इस बचत की कमी को दूर करने के लिए, इस निवेश की कमी को दूर करने के लिए ये जो विकासशील देश हैं ये सरकारें ऋण लेती है, जिसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अब ये सार्वजनिक ऋण देश के अंदर भी लिया जा सकता है जिसको हम घरेलू कहेंगे, और यदि विदेश से ऋण लेते हैं, विदेशी सरकारों से ऋण लिया जाता है, विदेशी बैंक से ऋण लिया जाता है, तो उसको हम विदेशी ऋण
कहेंगे। तो विदेशी ऋण लेकर भी सरकार अपनी बचत की कमी को दूर करके विकासात्मक क्षेत्रों पर पैसा खर्च कर सकती है, लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है विनिवेश, मानी सरकार की आय बढ़ाने का एक अन्य जो सोर्स है, एक अन्य जो साधन है वह है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश क्या होता है? विनिवेश से तात्पर्य होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसको निजी क्षेत्र में बेचना, या उसकी पूर्ण रूप से बेचना या उसकी कुछ हिस्सेदारी बेचना, उसको हम क्या कहेंगे? विनिवेश। जैसे LIC है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब यदि सरकार इसमें से 50% राशि निजी क्षेत्र में इसके शेयर को बेच देती है तो उसको हम क्या कहेंगे? विनिवेश। विनिवेश नीति का भी जो उद्देश्य होता है वो भी मुख्य रूप से वित्तीय साधन जुटाना, आय जुटाना। और भारत में इस जो विनिवेश नीति है इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। ये अस्त्र विभिन्न प्रकार की राजकीय नीतियों में अलग अलग ढंग से अपना प्रभाव दर्शाती है। इस संबंध में निम्न बातों पर हम ध्यान देंगे। मानी जो विनिवेश है वो अलग अलग प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है, जिसमें मुख्य है राजकीय नीति की किस्म, जिसमें पहला है आपके स्वचालित स्थिरीकरण की राजकोषीय नीति। मानी अब तक हमने पढ़ा राजकोषीय नीति के स्तर या राजकोषीय नीति के साधन। अब हम पढ़ रहे हैं राजकोषीय नीति की किस्म। मानी राजकोषीय नीति कितने प्रकार की है, जिसमें पहला है स्वचालित स्थिरीकरण की राजकोषीय नीति। इसमें सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि व गिरावट के अनुसार कर राजस्व व व्यय राशि में परिवर्तन होता रहता है। मानी जो स्वचालित स्थिरीकरण राजकोषीय नीति होती है वो सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार इसके जो कर राजस्व मानी टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। क्षतिपूरक राजकोषीय नीति ये समग्र मांग की कमी और समग्र मांग की अधिकता के अनुसार राजकोषीय नीति में परिवर्तन किया जाता है। यदि समग्र मांग में कमी है मानी प्रभावी मांग का अभाव है तो सरकार क्या करेगी? सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएगी, लोगों को रोजगार देगी, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो नया प्रोडक्शन होगा। और यदि मांग का आधिक्य है तो सरकार क्या करेगी? राजकोषीय नीति के तहत सरकारी व्यय को कम करेगी। सरकारी व्यय कम होगा तो रोजगार कम होगा, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो मांग का आधिक्य कम हो जाएगा, मानी प्रभावी मांग कम हो जाएगी। इस प्रकार सरकार इस पर लोगों पर टैक्स भी लगा सकती है। प्रभावी मांग को या मांग के आधिक्य को कम करने के लिए सरकार टैक्स भी लगा सकती है। नेक्स्ट है विवेकशील राजकोषीय नीति। इसमें राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। स्वयं सरकारी कराधान, सरकारी व्यय व उधार के संबंध में निर्णय लेती है। ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस समय कौन से उपकरण को अपनाए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को उससे फ़ायदा मिले, देश के लोगों का कल्याण हो। तो इस प्रकार राजकोषीय नीति के हमने कुछ उद्देश्य पढ़े। हमने राजकोषीय नीति वाले चैप्टर में प्रारंभ में राजकोषीय नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके अलावा आज हमने पढ़ा राजकोषीय नीति के उपकरण या साधन और राजकोषीय नीति की किस्म। तो राजकोषीय नीति भी देश की एक ये सरकारी नीति होती है, इसको सरकार बनाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति पर एक नज़र।
भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति पर एक नज़र। इसमें वर्तमान में भारत में अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का दौर में गुजर रहा है। आर्थिक वृद्धि की दर भी कम है, मुद्रास्फीति का संकट भी बढ़ रहा है। हालांकि पहले से इसमें दबाव कम हुआ है। यानी आज की यदि हम स्थिति देखें तो भारत देश विभिन्न कठिनाइयों से दौर से गुजर रहा है। आर्थिक वृद्धि दर भी कम हो रही है। यदि हम कोरोना काल की बात करें तो हमने देखा पिछले दिनों ही आंकड़े आए हैं कि हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट -23 पॉइंट समथिंग रही है। तो ये देश के लिए एक बहुत ही खतरे का संकेत है। इसे उभरने के लिए सरकार राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के तहत एक व्यूहरचना अपना रही है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान हो सके।